कि एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में कि इनिएट इम्यूनिटी क्या है। इनिएट इम्यूनिटी क्या है, चलो अभी मान इसको बट हमें इनिएट इम्यूनिटी, तो हमने आपसे डिस्कस किया कि इनिएट इम्यूनिटी इनबॉर्न इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ बैरियर्स। हमने कहा नॉन स्पेसिफिक है तो हमें बैरियर्स चाहिए। कैसे बैरियर्स? फिजिकल बैरियर्स, physiological barriers, cellular barriers, and the last is chemical barrier, that is cytokine. That is cytokine. आपको सिलेबस में cytokine में आपसे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में, ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में, हम जस्ट एक रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारी सेकंड स्टार्ट होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी बेसिकली हमारे पास बैरियर्स के फॉर्म में है, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो, फिजिकल में जैसे एग्जाम्पल आपका स्किन, वेरी गुड एग्जाम्पल, फिजिकल बैरियर। गैस्ट्रो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक, ये सारे फिजिकल बैरियर्स हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में सलाइवा, एसियल, टीयर्स, ये सब हमारे फिजिकल बैरियर्स, आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स इंक्लूड्स सर्टेन इम्यून सेल्स, ठीक है। कौन कौन से इम्यून सेल्स आएंगे इसमें? मैक्रोफेजेस आएंगे आपके, ठीक, न्यूट्रोफिल्स आएंगे इसमें आपकी, डेंड्राइटिक सेल आएंगे आपकी, ठीक है। तो ये जो आपकी सेल्स होती हैं आपकी मोनोसाइट्स, ठीक है, these cells provide cellular barriers and then cytokines. Cytokines आप जानते हैं, they are the chemicals which are secreted by the certain immune cells in very less amount. Generally these cytokines act as chemical messengers. सेल्स के बीच में जो क्रॉस टॉक होती है इन्हीं केमिकल्स के थ्रू होती है, सिंगल ट्रांसडक्शन का काम करते हैं केमिकल्स आपके। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें आते हैं आपके इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो मेनी इंटरल्यूकिन्स आते हैं। उसकी कैटेगरीज है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, सब में इसमें आपके इंटरल्यूकिन्स आ जाएंगे, आपके इंटरफेरॉन्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये सब आपके केमिकल बैरियर्स के फॉर्म में आते हैं, साइटोकाइंस के फॉर्म में आते हैं। इसके बाद सेकंड आपका आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिर ब्रांचिंग हो जाती है, फाइन। पहला ब्रांच कहलाती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेकंड कहलाती है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी या इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है। ह्यूमरल वर्ड क्यों यूज करते हैं? एंटीबॉडी समझ में आता है कि एंटीबॉडी जनरेट होंगे एंटीबॉडीज का, तो भाई ह्यूमरल मींस ह्यूमर, यानी कि फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो एंटीबॉडीज है वो फ्रीली मिलती हैं, कहां पे? फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी। एंटीबॉडीज दो तरह की होती हैं, एक होती है मेम्ब्रेन बाउंड, एक होती फ्री। मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज कहां मिलेंगी? बी सेल्स के ऊपर। जो बी सेल रिसेप्टर होता है एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इज एक्चुअली अ बी सेल रिसेप्टर एंड दोस आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज। इसको लिखा जाता है एमआईजी, एम फॉर मेम्ब्रेन, आई फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब आगे एंटीबॉडी के डिटेल में देखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलकर बने होते हैं, कई सारे होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीटी, आईजीएम, आईजी, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपसे सब लास्ट क्लास में आपसे हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। सेकंड होती है आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें कुछ सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है वो टी सेल, टी सेल। टी सेल्स के अलावा भी कुछ सेल्स हैं, ठीक। तो टी सेल में आपका टी सेल एक्चुअली तीन तरह की होती है। टी सेल में फिर सब क्लासेस हैं, वन इज कॉल्ड हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की सेल, उनका अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। क्यों उसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम आगे आपसे सब डिटेल में चर्चा करेंगे कि टी हेल्पर सेल क्यों कहा गया इसको साइटोटॉक्सिक क्यों कहा गया, उनके फंक्शन के बेसिस पे कि उनका फंक्शन क्या है, वो हेल्प करती है बहुत सारे फंक्शंस में, ठीक है। इम्यूनिटी इम्यूनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्पर सेल। ऐसा नहीं कि टी सेल सिर्फ और सिर्फ सेल इम्यूनिटी में काम करती है, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी काम करती है, ठीक है ना। जो आपका बी सेल डिफरेंशिएशन होता है, बी सेल, उसमें टी हेल्पर सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इस तरह आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है और इसके बाद फिर हम इन्हीं चीजों को आप डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे अब बी सेल का पार्ट आएगा तो बी सेल रिसेप्टर क्या है वो आपके सिलेबस के अंदर है। टी सेल आएगा तो टी सेल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक। फिर एमएससीज क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती हैं, है ना। एंटीजन्स क्या होता है, अभी तक हमने एंटीबॉडी का डिस्कशन किया, एंटीजन की बात की। व्हाट मीन बाय एंटीजन, कि एंटीजन क्या है? एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो दैट कैन एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इज सिंपली नोन एज एंटीजन, ठीक। एक्चुअली एंटीजन इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड,
appropriate word is immunogen. अभी हम आगे आएंगे बेटे, तो स्टार्ट कर लेते हैं एंटीजन से, मत स्टार्ट करेंगे टॉपिक. सो एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल और molecular structure, हमने देखिएगा molecule और molecular structure or any foreign particulate matter that can elicit immune response. Anything that can elicit immune response is called as antigen. वो कुछ भी हो सकता है, केमिकली कुछ हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कोई एनीथिंग, इवन अ pollen grain can act as an antigen. अगर वो इम्यूनोजेनिक रिस्पांस क्रिएट कर रहा है, इट मींस दैट इज एंटीजन. एनीथिंग फाइन. बट एंटीबॉडीज आर ऑलवेज प्रोटीन्स. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबॉडीज क्या है केमिकली, तो एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, बट एंटीजन कैन बी एनीथिंग, whether it is a protein or carbohydrate or lipids, anything, or it is a macromolecule, anything, fine. So the term antigen originally referred to a substance that is an antibody generator. ये पहले की डेफिनेशन है, ठीक है. बाद में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि ऐसा नहीं, इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं होता कि एंटीबॉडी जनरेट ही हो, कई बार एंटीबॉडी नहीं जनरेट होती है, बट इम्यूनिटी बट हम इस्तेमाल करते हैं. बट एक कन्वेंशनल है, क्लासिकल है कि एंटीबॉडी बन रही है मतलब इम्यूनिटी, तो लोगों ने उसको रिलेट कर लिया कि इम्यूनिटी का मतलब है एंटीबॉडी का जनरेशन. जरूरी कि हमेशा एंटीबॉडी ही हो. अब एंटीजन्स कैन बी प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स और एनीथिंग, फाइन. Immunogen is the more appropriate term than antigen. मैंने आपसे कहा ना, immunogen एक्चुअल में जो राइट वर्ड है, साइंटिफिकली राइट, दैट इज immunogen. Immunogen means that can create immune response. ये ज्यादा फिट है आपका, बट क्लासिकली हम एंटीजन में वर्ड बोल देते हैं, एंटीजन भी बोलचाल की भाषा में, तो दोनों को सिनोनिम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हम एंटीजन के चाहे हम इम्यूनोजन के, एक ही बात है, ठीक. मोटा मोटी दोनों का मतलब एक ही होता है, फाइन. Now, the antibody and T-cell receptor molecule display a higher degree of specificity, recognizing specific antigenic determinants or epitopes. So, what do you mean by antigenic determinants or epitopes? एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी एंटीबॉडी हो वो पूरे एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं करती है कभी भी. एंटीजन में कुछ डिस्क्रीट साइट्स होती हैं जिनको कहा जाता है एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स, या इसको हम एपिटोप्स भी कहते हैं. तो उन एपिटोप्स या एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट्स, ठीक है, उन्हीं के अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस जनरेट होता है, पूरे एंटीजन के लिए जनरेट नहीं होता है. आपने दो वर्ड्स सुने होंगे, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? डू यू नो एनीबॉडी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? इसमें एक जैसी कई सारी बने एंटीबॉडीज, वो थोड़ा साइंटिफिक है. मोनोक्लोन मतलब सिंगल. यस सर. मतलब वो एंटीबॉडी जो एक सिंगल एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती है. एंटीजन तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, उस एंटीजन में कई सारे एपिटोप्स हो सकते हैं, बट वो एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती है, इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. पॉली मींस कई सारे रिकॉग्नाइज करती है, एक ही एंटीजन है. An antigen may have several antigenic determinants or several epitopes. Fine. So epitopes are immunologically active regions of an immunogen. Immune cells do not interact with entire immunogen molecule. Instead, recognize discrete sites on the macromolecule called epitopes or antigenic determinants. Fine. This should be very clear. What do we mean by epitopes or antigenic determinants and antigen? Antigen is a whole structure, whole body, whole macromolecule. और उस whole macromolecule में जो specific sites हैं, specific regions हैं, जिनके अगेंस्ट एंटीजेनिक रिस्पांस क्रिएट हो सकता है, उन्हें हम कहते हैं एपिटोप्स और एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स. फाइन. अब ये भी हो सकता है कि अलग अलग सेल अलग अलग एपिटोप को रिकॉग्नाइज करें सेम एंटीजन. दिस इज पॉसिबल. हम आपको एग्जांपल देके बताएंगे. आगे बढ़ते हैं. एंटीबॉडीज आर एपिटोप बाइंडिंग प्रोटीन्स फाउंड इन टू फॉर्म्स. वन इज मेम्ब्रेन बॉन्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड अदर इज सॉल्वेबल और फ्रीली सर्कुलेटिंग फॉर्म. सॉल्वेबल मींस फ्रीली सर्कुलेटिंग फॉर्म, जो आपके बॉडी फ्लूइड्स में सर्कुलेट करती है. दैट्स व्हाई इसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी. मेनली सीरम में होती है, लिम्फ नोड्स में हो सकती है, जो आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, जहां पर इनका स्टोरेज होता है, कलेक्शन होता है, और यहीं से इनका एंटीजन से इंटरेक्शन होता है.
Now, immunogenicity is the ability to induce a humoral or cell-mediated immune response. तो ये definitions हैं कि what do you mean by immunogenicity? तो पूछ लेते हैं एक लाइन में कि what do you mean by immunogenicity? So immunogenicity is the ability to induce a humoral or cell-mediated. या simple कहिए to induce an immunogenic response, whether it is humoral or cell-mediated, anything. Fine. So molecules that have the property of immunogenicity also have the property of antigenicity, but reverse is not true. This is very, very important. Reverse is not true. Immunogen can act as antigen, but an antigen may or may not act as an immunogen. अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि दोनों लगभग एक जैसे हैं. अब हम थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं अपनी बात से, है ना? हमने कहा इम्यूनोजन जो है को तो एंटीजन कह सकते हैं, बट एंटीजन को इम्यूनोजन कह नहीं सकते, नहीं, डिपेंड करता है. देखेंगे आगे. फॉर एग्जाम्पल हैप्टीन्स, इसमें एग्जाम्पल है हैप्टीन का. हैप्टीन्स आर एंटीजेनिक बट इनकैपेबल बाय देमसेल्फ ऑफ इंड्यूसिंग अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स. हैप्टीन्स होते हैं एंटीजेनिक होते हैं, एंटीजन के, बट दे आर इनकैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक, तो फिर हम एंटीजन क्यों कहते हैं, है ना? अगर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर सकते तो व्हाई वी कॉल इट एंटीजन? इसलिए कहते हैं कि जैसे ही हैप्टीन को एक करियर मॉलिक्यूल दिया जाता है, एक करियर के साथ कंजुगेट कर दिया जाता है, नाउ हैप्टीन कैन क्रिएट एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमने यहाँ पे हैप्टेन लिया है डाइनाइट्रोफिनॉल. डाइनाइट्रोफिनॉल इज हैप्टेन, एक केमिकल है, इट कैन एक्ट एज हैप्टेन, और इसका जो कैरियर है वो BS से है, बॉयल सीडेड एलानिन, BS से. ठीक, जैसे हमने इन दोनों को कंजुगेट किया, जब हमने हैप्टेन किसी एनिमल को दिया तो उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हुआ. फाइन. जैसे ही हमने हैप्टेन को कंजुगेट किया BSC के साथ, एक करियर प्रोटीन के साथ, ठीक, अब देखिए तुरंत ही इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ और 3 तरह की एंटीबॉडी बनी उस एनिमल में. पहली एंटीबॉडी बनी अगेंस्ट हैप्टीन्स, जो हैप्टीन में एंटीजन डिटरमिनेंट थे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी. दूसरी एंटीबॉडीज बनी अगेंस्ट कैरियर प्रोटीन्स. तीसरी एंटीबॉडीज बनी कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो नई साइट्स डेवलप हुई, जो नई साइट्स बनी, उन साइट्स में कुछ साइट्स एक्ट कर रही हैं एज एंटीजन डिटरमिनेंट्स. तो 3 तरह की एंटीबॉडी बनी. उसमें एक एंटीबॉडी कैसी है, हैप्टीन स्पेसिफिक. इट मींस हैप्टीन is an antigen but it is not an immunogen. इम्यूनोजन की डेफिनेशन है कि ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करे 100%, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हो रहा है, इट कैन नॉट एक्ट एज एन, ठीक है, आपका जो भी है इम्यूनोजन. फाइन. बट एंटीजन क्यों कह सकते हैं, ठीक? एंटीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने कैरियर मॉलिक्यूल दिया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट हो. तो एंटीजन थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है ना? उसमें हैप्टीन्स भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं. इसके एग्जांपल्स में इम्यूनोजन स्पेसिफिक वर्ड है. जब तक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा, हम इम्यूनोजन वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते. तो ये बहुत फाइन अंतर है दोनों में, बहुत फाइन डिफरेंस है. इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा. अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे पूछे जाते हैं, तो बहुत स्मार्टली आंसर करिएगा कि इम्यूनोजन पूछा है कि एंटीजन पूछा है. फाइन. अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोजन, इम्यूनोजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए. तो पहली प्रॉपर्टी है इट्स फॉरेननेस. बॉडी की खास बात होती है कोई भी एनिमल, उसकी हर एक सेल, इनफैक्ट हम इम्यून सेल्स की बात कर रहे हैं, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच बड़ी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल जाता है बॉडी के अंदर, ठीक, जो इम्यून सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम. ठीक है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है जब सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है थाइमस में, ई सेल्स का. ठीक, तो बॉडी के जितने भी सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं सब प्रेजेंट किए जाते हैं उसके सामने कि भाई ये अपन को पहचान लो. ठीक, इसके बाद अगर कोई आया तो वो हमारा एनिमी है, आपको उसे, वो हमारे लिए एंटीजन है, उसको आपको किल करना है, भगाना है. ठीक, तो इस रिस्पॉन्स में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. कई सारी ऐसी टी सेल्स होती हैं जो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बॉडी खुद डिस्ट्रॉय कर देती है प्रोसेस के थ्रू, है ना. 90% सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो इस तरह का काम नहीं कर पाती हैं. वही सेल्स सर्वाइव करती हैं जो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. रिकॉग्निशन होता कैसे है? देखिए, 2 वर्ड है. एक वर्ड कहा जाता है
पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, शॉर्ट में कहते हैं PAMPs। ठीक, दूसरा वर्ड होता है PRR, पैथोजन पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास। ठीक, तो कोई भी बाहरी पार्टिकल अगर वो आता है बॉडी के अंदर तो उसके पास क्या होंगे, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, तो वो बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, ये बाहर का पार्ट है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बाहर के पार्ट हैं बॉडी के, वो कुछ ऐसे सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करते हैं जो हमारी बॉडी के पास नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स को एक्सप्रेस करती है। उनके सेल वॉल में कंपोनेंट होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड, जो हमारी बॉडी में कहीं नहीं होता है। तो जैसे ही वो बैक्टीरिया जिसके पास लाइपोपॉलीसैकेराइड है बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सेल उसको ट्रीट करेंगे ऐसे फट पड़ेगा। तो उस लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है वो हमारे लिए क्या है, दिस इज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। और इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करनी है सर्टेन सेल्स जिनके पास पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं, जो इन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फाइन, तो दिस इज कॉल्ड द मस्ट रिकॉग्नाइज दिस कांसेप्ट। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर साइज। कोई केमिकल, कोई मॉलिक्यूल्स का एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए। अगर 5 kD या 10 kD से कम है, ठीक, तो जनरली वो एंटीजन रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता है, वो हमें अच्छा एंटीजन नहीं माना जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो इम्यूनोजन नहीं मान सकते उसको। कुछ केसेस में इवन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी मिले जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, ठीक है, इवन 1000 kD का नहीं, तो उसके अगेंस्ट भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा आपका वेरिएशन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट इन जनरल ऐसा माना जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो बॉडी के बाहर का है बॉडी में, उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट 5 to 10 kD से ऊपर है तभी वो एंटीजन की तरह काम करेगा। अगर 10 kD से छोटा है तो एंटीजन रिस्पॉन्स वो पुअर होगा या कई बार ना के बराबर होगा। तो एक मॉलिक्यूलर साइज भी चाहिए हमें। थर्ड इज केमिकल कंपोजिशन। द मॉलिक्यूल शुड बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना बढ़िया इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो हेटेरोडाइमर होगा। अगर होमोडाइमर्स है तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। हेटेरोडाइमर्स हैं आपके लार्ज इनसॉल्युबल एग्रीगेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा है मॉलिक्यूल की उतना ही अच्छा वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इम्यूनोजन या एंटीजन। And ability to be processed and presented with an MSC molecule on the surface of an antigen presenting cell. इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे, ये बहुत डिटेल में आएगा जैसे से आगे बढ़ेंगे। Now, B and T cell may recognize different epitopes on the same antigenic molecule. For example, के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है human glucagon. Glucagon, you know, it's a क्या है? Glucagon क्या है? इट्स हार्मोन। कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। 29 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जब इस हार्मोन को मतलब किसी दूसरे एनिमल के हार्मोन को किसी आप दूसरे एनिमल को देते हैं तो वो एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी। ठीक, तो देखिए टी सेल और बी सेल्स का रिस्पॉन्स अलग है। जो बी सेल होता है ठीक उसमें भी एंटीजन रिस्पॉन्स क्रिएट होता है ग्लूकागॉन के अगेंस्ट में, लेकिन वो उसके जो एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट्स हैं, जो एपिटोप्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टी सेल। जो आपका अमाइनो टर्मिनस होता है उसके नजदीक जो साइट्स होती हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करती है बी सेल, जबकि जो टी सेल है वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है कॉर्पोरल टर्मिनस के अगेंस्ट आसपास। उसके पास जो एंटीजन डिटरमिनेंट्स होते हैं या एपिटोप्स होते हैं उसके अगेंस्ट क्रिएट होता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में बी सेल और टी सेल का रिस्पॉन्स अलग होता है, मतलब अलग अलग एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फाइन, इसके बाद एक टर्म आता है एडजुवेंट्स। Adjuvants होते हैं, they are substances that can enhance the immunogenicity of an antigen. अगर कोई एंटीजन है जिसकी इम्यूनोजेनिसिटी पुअर एंटीजन है, हम चाहते हैं कि अच्छा एंटीजन रिस्पॉन्स क्रिएट हो, तो उसको कई बार एडजुवेंट के साथ मिला करके एनिमल को दे दिया जाता है। एडजुवेंट क्या करते हैं? उस केमिकल को रिलीज करते हैं बॉडी में, ताकि बॉडी को रिस्पॉन्स करने का टाइम मिले। इट्स लाइक रोल मतलब जैसे प्रमोटर ने हाँ कह सकते हो प्रमोटर, मतलब आपका जो एंटीजेनिसिटी उसको प्रमोट करते हैं। ठीक, और भी कुछ इनकी मैकेनिज्म्स हैं उसके थ्रू ये इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, दे आर मिक्स्ड विद एंटीजन एंड इंजेक्टेड विद इट यूज्ड इन रिसर्च एंड क्लिनिकल सेटिंग्स। मेनली जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं
कई बार वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल पे काम करते हैं या उन्हें देखना रहता है कि इस मॉलिक्यूल की एंटीजेनिसिटी है कि नहीं है, ठीक, तो उन्हें पता नहीं चलता या होता है तो वो पुअर रिस्पॉन्स है, उन्हें फटाफट काम करना है, आपका एक टाइम बाउंड फ्रेम है, तो आप क्या करते हैं कि एडजॉइंट्स मंगा लेते हैं मार्केट से ऑर्डर करके और उस अपने मॉलिक्यूल को उस एडजॉइंट के साथ मिला करके एनिमल में इंजेक्ट करते हैं, जल्दी रिजल्ट तो जल्दी रिजल्ट फाइन। ये रिसर्च पर्पस है, क्योंकि आप लोग रिसर्च के स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको इंक्लूड करें आपके सिलेबस में, ये पार्ट नहीं है ट्यून का। और बात है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, देखिए एक सिस्टम रह गया, बात करते हैं छूट जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इननेट इम्यून सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, बेसिकली वी कैन से ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोटीन्स जनरली ग्लाइकोसिलेटेड फॉर्म में होती हैं, उनके पास एक कार्बोहाइड्रेट मोइटी अटैच रहता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस के लिए। So they are a class of glycoproteins and these proteins are mainly synthesized by liver hepatocytes, ठीक, some macrophages and some, एक और सेल है आपके मैक्रोफेजेस के अलावा, वो भी इन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकती हैं, ठीक है। The term called refers to a set of serum proteins, fine. Like the components of the blood body system and proteins interact with one another in catalytic cascades, fine. The various complement compounds bind to opsonize bacteria, rendering them susceptible to receptor response, ठीक। एक्चुअली क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, जैसे आपके हार्मोन्स, सॉरी एंजाइम्स काम करते हैं, कैस्केड रिएक्शन होती हैं, जैसे आप कोई प्रोसेस पढ़ते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, वैसे आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल, ठीक, ये सब क्या है, इसमें एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा मॉलिक्यूल बनता चला जाता है, तो हमें अलग अलग एंजाइम्स चाहिए। इसी तरह आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें कई सारे प्रोटीन्स, उनका नॉमेनक्लेचर जैसे किया गया है C1, C2, C3, C4 अप टू C9, C9 तक के प्रोटीन्स हैं हमारे पास, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट से आपका C ले लिया गया, C1, C2, C3, 4, ये भी आपके सॉल्युबल फॉर्म होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं, सीरम में रहते हैं बेसिकली, फाइन। मोनोसाइट्स और आपका एक सेल है मैक्रोफाइट्स, वो भी सिक्रीट करते हैं, इसके अलावा भी कुछ सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं, बट बेसिकली जो लिवर हेपेटोसाइट्स हैं वो इन सिस्टम को बनाते हैं, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम, याद रखिएगा हमेशा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम, नॉट एक्वायर्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम, ठीक। यानी कि जो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स है, जब कोई एंटीबॉडीज आके फाइट करेंगे किसी एंटीजन को, तो उसको किल करने में हेल्प करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और चूंकि नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं C1, C2, C3, C4, ठीक है, तो इनका एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है, जैसे C2 एक्टिवेट हुआ, C2 ने क्या किया, C3 को एक्टिवेट किया, C3 ने क्या किया, C4 को एक्टिवेट किया, इस तरह से एक्टिवेशन होता चला जाता है, और ये क्लीव होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, ये C2 जब क्लीव होता है तो हमेशा दो फॉर्म में बनता है, एक कहलाता है C2 स्मॉल ए, C2 स्मॉल ए। स्मॉल ए उस कंपोनेंट को कहते हैं जो छोटा होता है साइज में, और जो बी पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, हालांकि C2 के केस में ये उल्टा होता है, C2 के केस में A बड़ा होता है और B छोटा होता है, बट बाकी सब जितने भी, चाहे वो C3 हो, चाहे वो C4 हो, चाहे वो C5 हो, ठीक, जैसे C3A स्मॉलर देन C3B, C4A smaller than C4B, but in case of C2, C2A is larger than C2, ठीक। और जब भी कोई एंटीजन आता है तभी एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और फाइनली दे फॉर्म अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या तो ये एंटीजन को किल करने में मदद करते हैं, सपोज कोई बैक्टीरिया है, ठीक, उस बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं, कैसे करते हैं, उसका जो मेम्ब्रेन है, ठीक, उस मेम्ब्रेन की लाइसिस कर देते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उसको लाइस कर देते हैं, या फिर कई बार ये फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट द क्लियरेंस ऑफ एंटीजन बाय सम अनदर प्रोसेस, ठीक, जो खुद किल नहीं कर पाते हैं तो फिर ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराते हैं क्लियरेंस के एंटीजन की, फाइन। रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन लेवल कंपोजिशन मोर देन 30 ग्लाइकोप्रोटीन, में तो 9 का ही नाम दिया, 30 ग्लाइकोप्रोटीन, देखिए आपका सिस्टम लिखा हुआ है, is a result of interaction, it is a result of interaction among a complex group of more than 30 proteins, तो interaction होता है इसमें। Most complement systems are synthesized in the liver by hepatocytes, all some are produced by other cell types including hepatocytes, tissue macrophages, fibroblasts, epithelial cells. Complement components constitute approximately 50% of the globular protein fraction in plasma, and their combined concentration may be as high as 3 mg. ये कुछ आपका डेटा है, हम आगे बढ़ते हैं। Now, complement
कॉम्प्लीमेंट कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 फंक्शनल कैटेगरीज। ये है यहाँ पे नाउ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लीमेंट, इसलिए कहते हैं डायग्राम को टिपिकल हम बना नहीं पाएंगे, मुश्किल है इसमें, ठीक है। तो प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे ही है और क्लियर तरीके से बताते हैं, आप देखते रहिए। देखिए सबसे पहला देखिए, सबसे पहला आपका सीवन है जो आप टॉप पे देख पा रहे हैं, ठीक, एंटीबॉडी जैसा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये है दीज आर द एंटीबॉडीज, ये आपके जो ग्रीन कलर के दिखा रहे हैं ये एंटीबॉडी, ये है आपके एंटीजेनिक डेटाबेस यानी कि एपिटोप्स, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये एंटीजेनिक डेटाबेस यहाँ पे एंटीबॉडी ने बाइंड कर रखा है। हमने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है, यहाँ पे बाइंडिंग जो फोर्थ रीजन होता है, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं इस रीजन में, राइट। तो इस रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट से और इन्होंने इस एंटीजन को बाइंड, जैसे एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है यही रोल स्टार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट जो सीवन है वो आगे इससे ये स्ट्रक्चर है पूरा सीवन का कंप्लीट स्ट्रक्चर, सीवन आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक। इसके कई पार्ट होते हैं, सीवन क्यू, ठीक है, सीवन आर एस, सीवन आर, सीवन एस, कई सारे पार्ट होते हैं और ये आकर के ये बाइंड कर जाता है एंटीबॉडीज और इसी के साथ इसका रोल स्टार्ट होता है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट कहता है नाउ कन्वर्टेज एक्टिवेट्स CLR सॉरी C1R, C1S, C4B and C2A and enzymatic mediators like C3 convertase and C5 convertase, ठीक है। इन सबका फॉर्मेशन होता है एक के बाद कैस्केड इवेंट्स चलते हैं, है ना। फिर देखिए फैगोसाइट में ऑप्सोनिन्स, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका फैगोसाइटोसिस हो रही है, ये अट्रैक्ट करते हैं फैगोसाइट सेल को, ठीक। और ये फैगोसाइट सेल्स क्या होती हैं, ये फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, पूरे सिस्टम को ये फैगोसाइटोसिस कर देती हैं, ठीक। एनाफाइलैक्टोटॉक्सिन्स, ठीक, ये आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, ठीक, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे इनको क्लियर करने के लिए। फिर देखिए आपका राइट में बना हुआ है कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, एक वेल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसका पाथवे होगा, इसके 3 पाथवे होगा, अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 3 तरह के पाथवे से बनता है, ठीक है। वो पाथवे कॉम्प्लेक्स एंड देन इज कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, दिस कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स। अब देखिए इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमने कुछ इसका रिटन मैंने रिपोर्ट लिया है, तो कैसे हम आपको बताएंगे, आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगे बहुत सारी चीजें, तो आपके पास अगर ये प्रेजेंटेशन रहेगा तो आप इसको पढ़ के बड़े आराम से चीजों को कैचअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसको आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। ये जो डायग्राम बनाओ उसी का डिस्क्रिप्शन है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है, जैसे इनिशिएटर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या है, एंजाइमेटिक मीडिएटर्स क्या होते हैं, एंड देन मेम्ब्रेन बाइंडिंग कंपोनेंट्स या ऑप्सोनिन्स क्या होते हैं, and then inflammatory mediators, membrane attack proteins, complement receptor proteins and regulatory complement components। अभी हमारे पास हमने कहा आपसे कि हमारे पास 3 पाथवे होते हैं, 3 तरह के पाथवे होते हैं। पहला पाथवे कहलाता है क्लासिकल पाथवे, सेकंड पाथवे कहलाता है अल्टरनेटिव पाथवे एंड थर्ड पाथवे कहलाता है लैक्टिन पाथवे, ठीक। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लासिकल पाथवे। हम एक पाथवे आपको समझा देंगे, उसी से आपको मिलते मिलते आपके अल्टरनेटिव पाथवे चलेंगे और उसी से मिलता मिलता आपका चलेगा लैक्टिन पाथवे, ठीक। अब इस पाथवे को ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट कहता है C1Q, ठीक, C1 मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 1, C1Q बाइंड्स एंटीजन बाउंड एंटीबॉडी, जैसे ही कोई एंटीजन और एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होता है इमीडिएटली जो C1 है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का वो एक्टिवेट हो जाता है और वो आकर के उस सिस्टम से बाउंड हो जाता है। सिस्टम मतलब एंटीजन, एंटीबॉडी एंड देन सी। एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स से बाउंड करेगा, अगर एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड नहीं है तो कभी C1 आके एंटीबॉडी से बाउंड नहीं करेगा, ठीक। एंटीबॉडीज का जो FC रीजन होता है वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं कई सारे सेल्स के अगेंस्ट, जैसे मैक्रोफेज के रिसेप्टर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर तभी एक्टिवेट होते हैं जब कोई एंटीजन आके बाइंड करता है इस एंटीबॉडी से। तो जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक एंटीबॉडी है और जो रेड कलर के छोटे छोटे आपके एंटीजन है, ये एंटीबॉडी आके एंटीजन से बाइंड करता है। एक्चुअली कई सारे मैकेनिज्म होते हैं, उसमें कोई एक मैकेनिज्म नहीं है। फिलहाल हम आपसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, फाइन। तो देखिए 2 एंटीबॉडीज हैं, उन्होंने बाइंड किया और फिर आके जो पूरा कॉम्प्लेक्स है C1 का, C1Q R2S2,
उसमें R1S1 दो तरह के हेड्स होते हैं। आप जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सीवन का तो उसमें बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और चैनलाइज सिस्टम होता है। हमने इसमें डायग्राम इंक्लूड नहीं किया है, बहुत बड़ा सा डायग्राम है। उसमें कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, करीब करीब आई थिंक 10-12 प्रोटीन्स के आसपास उसका स्ट्रक्चर होता है। हेड जैसे उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक, जो आप ये देख पा रहे हैं ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये आकर के एंटीबॉडी से बाइंड कर जाता है, उन एंटीबॉडी से जो किसी एंटीजन से बाइंड की है। फाइन, फर्स्ट पार्ट में एंटीजन बाइंडिंग। सेकंड देखिए, नाउ C1S क्लीव्स C4 एंड C2। ठीक, जैसे ही ये बाइंडिंग होती है आपका जो C1S होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, एक की बाइंडिंग से दूसरा एक्टिवेट होगा, और जब C1S एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये क्लीव कर देता है C4 और C2 को। हमने आपसे पहले, जब भी क्लीव होगा तो दो पार्ट में क्लीव होगा, एक स्मॉलर फ्रेगमेंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे स्मॉल में, एक लार्जर फ्रेगमेंट बनेगा जिसको हम नाम देंगे स्मॉल में। जैसे C4 अगर क्लीव हो तो क्या बनेगा, C4A एंड C4B। एक मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, दूसरा मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, नाउ C1S क्लीव C4 and C2। C4 is cleaved first and C4B binds to the membrane close to C1। ठीक है, C4 पहले क्लीव होगा एंड जो C4 में से जो C4B पार्ट होगा, A पार्ट डिस्पर्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, जो B पार्ट है it binds to the membrane close to C1 and C4B binds C2 and exposes it to the action of CNS। और जैसे ही C4B C2 से बाइंड होता है, C2 की वो साइट एक्टिवेट हो जाती है जहां से वो क्लीव हो सकता है। ठीक, या अब आपका जो C1S है इसको क्लीव कर देगा C2 को, इससे पहले C2 क्लीव नहीं हो सकती है। और जैसे C2 क्लीव होगी क्या बनेगा, फिर अगेन C2A एंड C2B। फाइन, तो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा C4B2E। फाइन, C, देखिए हमने जब 2 की बात की तो हमने कहा कि E पार्ट उसमें बड़ा होता है, B पार्ट छोटा होता है। बाकी सब में B पार्ट था, बाकी सब जगह B देखेंगे, जब C2 आए उसमें A आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि सब में तो बीच में A कैसे है, C2E बड़ा होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा C4B2A एंड C4B2A ये एक्ट करेगा एज अ C3 कन्वर्टेज, एक एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं, C3 कन्वर्टेज। नाउ C3 कन्वर्टेज हाइड्रोलाइज मैनी C3 मॉलिक्यूल, उसका नाम है C3 कन्वर्टेज, यानी जो C3 है उसको आगे हाइड्रोलाइज कर सकता है। सारे कैस्केड ऑफ इवेंट्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक इवेंट होगी। ठीक है, बिल्कुल टाइट रेगुलेशन होता है, उससे पहले वो इवेंट नहीं हो सकती है। तो आपका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक, वो उसी सीक्वेंस में सारी इवेंट्स होंगी। नाउ C3 कन्वर्टेज हाइड्रोलाइज मैनी C3 मॉलिक्यूल्स and some combine with C3 convertase to form C5 convertase। अब जब C3 क्लीव हो जाएगा, C3B and C3A, अब जो C3B होगा वो फिर ऐड ऑन हो जाएगा C4A, और आपका जो बना था C4B2A, इससे पहले हमारा बना था C4B, ध्यान दीजिएगा नहीं तो स्किप कर जाएंगे, C4B2A। C4B2A में ऐड होगा C3B, तो आपका जो बनेगा C4B2A फ्री B, इसको हम कहेंगे C5 कन्वर्टेज। तो C3 और C5 दो कन्वर्टेज आपको जनरेट होंगे। अब जो C5 कन्वर्टेज होगा, नाउ द C3B कंपोनेंट ऑफ C5 कन्वर्टेज binds to C5 permitting C4B2A to cleave C5। जब C5 कन्वर्टेज बन जाएगा तो ये क्या करेगा, अभी C5। आज समझ में आ रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है चीजें। ठीक है, वो इसी वे में मतलब आपको ऐसे ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, इसका पूरा आप अगर एग्जामिनेशन में सपोज एक पाथवे आते हैं आपको लिखने तो जरूरी नहीं कि आप डायग्राम बनाएंगे, आप एक पाथवे लिख सकते हैं, सिंपल एक लाइन डायग्राम बना सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने में आपको दिक्कत होगी, तो जो लाइन डायग्राम के थ्रू आप दिखा सकते हैं कि पहले आपका एंटीबॉडी से C1Q R2S2 जुड़ा, इसके बाद नेक्स्ट आपका C जो CLS से इसने क्लीव किया C4 C2 को, और C4 पहले क्लीव होगा, C2 बाद में क्लीव होगा। C4 क्लीव हुआ तो C4A C4B बना, C4B ने क्या किया, एक्टिव साइट एक्सपोज कर दी। क्या हुआ, अच्छा मैम ठीक है, तो इस
इस तरह से आपके पूरे इवेंट फाइनली C3 कन्वर्टेज एंड C5 कन्वर्टेज क्लियर होगी, चाहे वो कोई भी बात हो। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल बात। फाइन, समझ में आया? थोड़ा सा घर जाके एक बार और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा चीजें आपको, ठीक है? थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें ना। अब देखिए सेकंड हमारा जो है दिस इज योर अल्टरनेटिव पाथवे। जैसे वो हमारा क्लासिकल पाथवे था, दिस इज योर अल्टरनेटिव पाथवे। तो अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है? दिस इज एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। क्लासिकल पाथवे इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे। जब तक एंटीबॉडी एंटीजन से इंटरैक्शन नहीं करेगी, क्लासिकल पाथवे जनरेट नहीं होगा। फाइन, अल्टरनेटिव पाथवे में इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें ये दिस इज एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। यहाँ पे क्या है, जो C3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्लीव करता है, स्पॉन्टेनियसली क्लीव करता है, अपने आप क्लीव करता है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस ऑफ soluble C3 to C3 water या C3H2 allows the altered conformation of C3H2 to bind factor B। यहाँ पे दो फैक्टर्स मिलेंगे आपको, वन इज कॉल्ड फैक्टर B, अदर वन इज कॉल्ड फैक्टर B, ठीक है? दो फैक्टर आपको मिलेंगे। देखिए ए वाले पोर्शन की हम बात करते हैं, C3 क्लीव हुआ C3H2 में, फाइन, और जैसे C3H2 क्लीव हुआ, आपका जो फैक्टर B है ये इसके साथ अटैच हो सकता है। अगर होल C3 मॉलिक्यूल है तो फैक्टर B इसके साथ अटैच नहीं हो सकता है, बाइंड नहीं हो सकता है, बाइंडिंग इज नॉट अलाउड। लेकिन जैसे C3 क्लीव होता है C3H2 में, नाउ फैक्टर B कैन कंबाइन विद इट, ठीक? तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा C3H2O कैपिटल B। देख पा रहे होंगे आप सामने, फाइन। अब क्या होता है, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब आपका नेक्स्ट फैक्टर आता है फैक्टर D। फैक्टर D इस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो सकता है, और जैसे ये अटैच होता है ये क्या करता है, जो फैक्टर B को क्लीव कर देता है, ठीक है? फैक्टर B को क्लीव करेगा। तो जब फैक्टर B क्लीव होगा तो अगेन तो दो पार्ट बनेंगे, एक A बनेगा एक B बनेगा। इससे पहले भी हमने ये बात की कि दो पार्ट बनते हैं, एक स्मॉल एक स्मॉल। तो देखिए इसका नाम है फैक्टर B। तो फैक्टर B के दो पार्ट बनेंगे, B स्मॉल a, B स्मॉल b। स्मॉल a हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्या बचेगा? स्मॉल b। तो देखिए C3H2 कैपिटल B स्मॉल b। समझ में आ रहा है कि स्मॉल b क्यों आया वहां पे? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। दिस इज अल्टरनेटिव पाथवे, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटीबॉडी इंटरैक्शन। फाइन, फाइन। ये अपने आप स्पॉन्टेनियस कोई एंटीजन होता है, ठीक? ये पाथवे अपने आप एक्टिवेट होता है। कैसे एक्टिवेट होगा? जो C3 मॉलिक्यूल है वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज कर जाता है। जब C3 हाइड्रोलाइज करेगा तो या तो C3A बनेगा या C3B बनेगा। अब अगर आप ओल्ड बुक्स में देखेंगे तो आपको यही पाथवे मिलेगा, ठीक है? लेकिन जो रिसेंट कंसेप्ट है उसमें इन्होंने एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया है। C3A या B के बजाय इन्होंने C3H2 लिया है। आप ओल्ड बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको C3B लिखा मिलेगा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। अगर आप लेटेस्ट एडिशन पढ़ेंगे बुक्स का तो आपको वाटर मिलेगा, ओल्ड एडिशन पढ़ेंगे तो C3B लिखा मिलेगा आपको, C3 स्मॉल b लिखा मिलेगा आपको। तो वहाँ पे कई सारे B हो जाएंगे, C3 स्मॉल b फिर कैपिटल B फिर स्मॉल b मिलेगा आपको। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास B नहीं है। तो C3 वाटर एक कंप्लीट हो गया हमारा। जैसे ही आपका C3 वाटर बनाने की क्लीव हो गया, अब फैक्टर B इसे बाइंड कर सकता है, ठीक? फैक्टर B क्लीव नहीं हुआ है, होल फैक्टर बाइंड हुआ है। जनरली क्लीवेज के बाद बाइंडिंग होती है, बट यहाँ पे फैक्टर B कंप्लीटली बाइंड हो गया है। तो C3H2O कैपिटल B, ठीक? जनरली हम क्या कहते हैं, क्लीवेज होता है, तो यहाँ पे क्लीवेज होना चाहिए, बट यहाँ क्लीवेज एक स्टेप के बाद है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा फैक्टर D, वो क्या करेगा, वो B को क्लीव कर देगा। तो जब B को क्लीव करेगा तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक स्मॉल b और एक स्मॉल b। तो जो स्मॉल b वाला पार्ट है वो इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो C3H2O कैपिटल B स्मॉल b, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना? समझ में आया? क्लियर हुआ चीजें? अब आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, राइट? दिस इज फ्लूइड P बेस C3 कन्वर्टेज, ये हमारा बन गया C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, ठीक है? ये हमारा करेगा C3 को C3A और C3B में ब्रेक कर देगा। नाउ C3B में फैक्टर B एक्टिव चाहिए तो दोनों एक ही है, राइट? फैक्टर B C। अच्छा देखो दोनों बने, A और B देखिए दोनों बनेंगे आपके सामने,
ठीक है, ए में आपका वाटर है, बी उन्होंने बी कर दिया है, स्मॉल हाँ। बी कर दिया है, ठीक, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। फाइन, फैक्टर बी आया, C3 स्मॉल बी कैपिटल बी बना, फैक्टर डी आया, उसने इसको फ्लिप कर दिया बी को, बी स्मॉल बी, मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज एक ही है। फाइन, यानी कि ये जो आपका पाथवे ये दो तरह से रेगुलेट होता है। एक तो वाटर के साथ बनता है, इसको कहते हैं फ्लूइड फेस, एक वाटर इंडिपेंडेंट है, जिसके हम आपसे बात कर रहे थे कि ओल्ड बुक्स में। तो ये नया कंसेप्ट आ गया है, ओल्ड बुक्स में आपको सिर्फ बी वाला पार्ट मिलेगा, ई वाला पार्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जो आप रेड कलर का देख पा रहे होंगे वो C3E कंपोनेंट है, वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं रहेगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको सी फ्लूइड फेस C3 कन्वर्टेज या मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज मिलेगा, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ए और बी आप कंपेयर कर सकते हैं, बी वाला बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारा क्लासिकल पाथ है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। और इसके बाद सी में वाला है, ठीक। अब होता क्या है कि जो C3 कन्वर्टेज बनता है, दिस इज अनस्टेबल। यहां पर एक प्रॉब्लम है कि C3 कन्वर्टेज इज अनस्टेबल, तो उसको स्टेबलाइज कैसे किया जाए। तो स्टेबलाइज करने के लिए फिर नया प्रोटीन आता है, उस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड फैक्टर पी। इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, फैक्टर पी की। तो फैक्टर पी आता है, फैक्टर पी क्या करता है, इससे अटैच हो जाता है, फाइन, इस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाता है फैक्टर पी, फाइन। और फिर देखिए क्या करता है, C3 आपका C3B एंड C3A में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस C3 स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड C3B, ठीक है, इतना बड़ा बनता है आपका C5 कन्वर्टेज, ठीक है। जो आपका प्रॉपर्टी है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा इस मॉलिक्यूल के साथ, और ये C3 को ब्रेक करेगा C3A में और C3B में, फाइन। हमने आपकी शुरुआत में कहा था कि C3 होल मॉलिक्यूल है, क्लीव नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, ए और बी में, सर बी की बात नहीं रहे, ए की हम बात करें, ए में बी और सर ठीक है, क्लीव नहीं हो रहा है, होल मॉलिक्यूल है। ये आपके प्रॉपर्टी जब प्रॉपर्टी इसके साथ अटैच होगा तब आपका बनेगा C3B एंड C3A, C3A डिसॉल्व हो जाएगा, C3B अटैच हो जाएगा, फाइनली आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा C3 स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड C3B, दिस विल एक्ट एज C5 कन्वर्टेज। यानी कि जो आपकी प्रोसेस है वो आपका C3 कन्वर्टेज बनेगा या C5 कन्वर्टेज बनेगा, चाहे वो क्लासिकल पाथवे हो, चाहे वो अल्टरनेटिव पाथवे हो, चाहे वो लैक्टिक का पाथवे हो, ठीक है। देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपकी एक समरी है, क्लासिकल पाथवे, लैक्टिक पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। तीनों में कैसे कैसे चीजें बनती हैं। पहले फर्स्ट पार्ट इज इनिशिएशन, सेकंड पार्ट इज एम्प्लीफिकेशन एंड थर्ड पार्ट इज टर्मिनेशन, ठीक है। तीनों जब C5 कन्वर्टेज बन जाता है, यहां तक तीनों का पाथवे कॉमन है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो लैक्टिन हो, चाहे अल्टरनेटिव हो। इसके बाद जो सर यहां तक तीनों के पाथवे अलग है, यहां तक तीनों के पाथवे अलग है, यहां के बाद कॉमन होता है। तो आप C5 कन्वर्टेज सब में पढ़ेंगे, C3 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज। एक बार C5 कन्वर्टेज बन गया, इसके बाद आपके C6, C7, C8 ये सब आपके मिल जाते हैं और बाउंड होकर एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपके मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो C5 हाइड्रोलिसिस C5 कन्वर्टेज के बाद ही बनते हैं सब। लेकिन लैक्टिन का एक बार हम देख लेते हैं, ये हमारा छूटा हुआ है। लैक्टिन में कब, लैक्टिन आप समझते हैं, लैक्टिन क्या करता है, जो आपका जो शुगर मॉलिक्यूल्स होती है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होती है, उनसे अटैच होता है लैक्टिन। तो कोई बैक्टीरिया है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, अगर उसमें कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैनोस लगा हुआ है, गैलेक्टोज लगा हुआ है, ठीक है, सब शुगर मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैनोस लगा हुआ है तो वहां पे उसको बोलते हैं MBL, मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन। ये जो लैक्टिन कैसा है, ये मैनोस से बाइंड करता है, और कैसा मैनोस, जो किसी फॉरेन पार्टिकल लगा हुआ है। तो यहां स्टार्ट होता है MBL से, ये लैक्टिन बाइंड करेगा। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आप देख पा रहे होंगे रेड कलर के इस पाथवे में, देखिए ये आपके शुगर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, और इनसे बाइंड हुआ कौन सा, मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन। देख पा रहे हैं, ये जो मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है ये आपका इनसे बाइंड होगा, ठीक है ना। फिर एक बार जैसे बाइंडिंग स्टार्ट हुई आपका पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे, फाइन, जैसे MSPs आते हैं, ठीक है, इसका कुछ फुल फॉर्म मैंने आपको नोट नहीं किया। तो इसका भी पाथवे लगभग ऐसे ही चलता है, तो शुरुआत के एक दो मॉलिक्यूल डिफरेंट है। तो एक पाथवे हमने आपको समझा दिया, इनफैक्ट दो पाथवे हो गए,
थर्ड पाथवे भी ऑलमोस्ट ऐसे ही चल जाएगा। फिर आपके कुछ ये समरी टाइप है, इसको हमने समराइज करते हैं चीजों को। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंप्राइज ऑफ द ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स, फाइन। कॉम्प्लीमेंट proteins include initiator molecules, inhibitor mediators, the main binding components. Complement activation occurs via three pathways: classical, lectin, and alternative. The classical pathway is initiated by antibodies of the IgM or IgG classes binding to a multivalent antigen. Right? The lectin pathway is initiated by the binding of lectins such as mannose binding lectin or the members of the phycolan family to microbial surface carbohydrates. ठीक है, समझ पा रहे हो ना? Next is alternative pathway. It is initiated when the third component of the complement C3 undergoes non-specific breakdown. C3b is formed and adheres to a cell surface. फिर आगे आपने पूरा pathways का दिखाया, ठीक है? The end result of the initiating sequence of all three pathways is the generation of enzyme that cleave C3 into C3a, C3b, and C5 into C5a and C5b. And C3b ऑक्सोलाइसिस तीनों पाथवे में C5 को बिल्कुल तीनों पाथवे में C अल्टीमेटली आपका C3 कन्वर्टेज एंड C5 कन्वर्टेज, अल्टीमेटली तीनों पाथवेज उनका रूट अलग अलग है, बट ये बनेगा C5 कन्वर्टेज के बाद आपका पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर आपका C6, C7, C8 ये सब मिल करके एक आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देता है, सिलेंडर डोमा स्ट्रक्चर, ठीक है? वो आपके उसमें सेल वॉल में घुस जाता है, पोर कर देता है और पोर करके लाइस कर देता है, ठीक है? चलिए आगे देख लीजिए। अब हम आते हैं एमएससी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लीमेंट में अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ आपकी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क राइट नाउ, क्योंकि इस क्लास में हमारे पास लगेगा बच्चे सर पढ़ के जैसे कि हम लोग मैं आपको करूँ, आपको मैं अपना फोन नंबर प्रोवाइड करा दूंगा आपको। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो फिर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं क्लास के बाद आपसे बात करेंगे। अब आगे एमएससी के ऊपर। एमएससी मींस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट डू बाय मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस? ये क्या होते हैं? ये अचानक से कैसे आ गए? अभी तो हम लोग सिस्टम पढ़ रहे थे, सेल्स पढ़ रहे थे, है ना, पाथवे पढ़ रहे थे, एंजाइम पढ़ रहे थे, ये कहां से प्रकट हुए? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? बॉडी की हर सेल के ऊपर एक सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, कोई भी सेल हो, ठीक? को कहा जाता है सेल सरफेस मार्कर्स, जो सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है? वो कहा जाता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। एक्चुअली जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आया है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द क्राफ्ट रिजेक्शन प्रोसेस। होता क्या था, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता था, ठीक, एक ह्यूमन का ऑर्गन या एक इंडिविजुअल का ऑर्गन दूसरी इंडिविजुअल को दिया जाता था, तो ये जो बॉडीज को एक्सेप्ट नहीं करती थी, इसको बोला जाता था क्राफ्ट रिजेक्शन, फेलियर हो जाता था। क्यों फेलियर हो जाता था? जो दूसरा ऑर्गन दिया जाता था, बॉडी उसको ऐसे फर्ड बॉडी ट्रीट करती थी और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता था, उसको किल करने लगता था आपकी बॉडी के साथ। वो नॉन सेल्फ है। जैसे अगर आप सोचें कि किसी एनिमल के लीवर को हम अपना लीवर देते हैं, या कोई भी दो लोग लीवर एक्सचेंज करें, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दिस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। ये आपके सेल सरफेस मार्कर्स हैं, सेल सरफेस बताते हैं। कुछ ऑर्गन्स में इनका नंबर कम होता है, जैसे लीवर में इनका नंबर थोड़ा सा कम होता है, इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट थोड़ा सा इजी है कंपैरिजन टू अदर ट्रांसप्लांटेशंस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लीवर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बट कुछ और ऑर्गन वो आपके नहीं हो पाते ट्रांसफर, क्राफ्ट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटीबॉडीज ऑफ T-cell receptors which can recognize an antigen alone, T-cell receptors can recognize pieces of antigen that get positioned on the surface of other cells. These antigen pieces are held within the binding groups of a cell surface protein. So MSC complex is a cell surface protein. पहला फॉर्मूला आपको यहाँ से क्लियर होगा। It is a cell surface protein. Basically, it is a receptor molecule. It is a receptor molecule. ठीक है? Called the major histocompatibility complex. हमने कहा it is a protein. It is a receptor molecule. किसी न किसी चीज से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करता है? It binds the
प्रोसेस्ड एंटीजेंस। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि प्रोसेस्ड एंटीजेंस क्या होते हैं। कोई भी सेल, जैसे कोई टी सेल है, ठीक? वो किसी इन्फेक्टेड सेल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करती है जब तक वो इन्फेक्टेड सेल अपने सेल सरफेस पर कुछ ऐसे मार्कर्स शो करे कि हम इन्फेक्ट हो चुके हैं, है ना। कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अगर कोई एक नॉर्मल टी सेल है, एक बॉडी के नॉर्मल हेल्दी सेल है, दूसरी इन्फेक्टेड सेल है, तो इन्फेक्टेड सेल में कुछ तो चेंज होगा ना। अंदर क्या होगा उसको कोई मतलब नहीं, वो तो बाहर देखेगा सरफेस को, है ना। अगर सरफेस पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो टी सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चेंज कैसे होगा? हर सेल के पास अपने कुछ सेट ऑफ प्रोटीन हैं जिनको हम मेजर बोलते हैं। ये सेट ऑफ प्रोटीन एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ठीक। जो एंटीजन उस सेल के अंदर चला गया है, इन्फेक्ट हो चुकी है, तो सेल क्या करती है? उस एंटीजन को प्रोसेस करती है। उस एंटीजन के कुछ पेप्टाइड्स को, अगर वो प्रोटीन है सपोज एंटीजन, उस पेप्टाइड्स को एमएससी मॉलिक्यूल्स के थ्रू सरफेस पे रिप्रेजेंट करती है कि भैया हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं, देखो ये प्रूफ है। और टी सेल क्या करती है? इन सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाती है जो सेल इन एंटीजन्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू एमएससी मॉलिक्यूल्स। बात समझ पा रहे हो? कोई भी टी सेल किसी नॉर्मल हेल्दी सेल को कैसे आइडेंटिफाई करेगी? इन्फेक्टेड सेल से कोई ना कोई तो प्रोसेस होगी। कैसे पता चलेगा कि ये सेल इन्फेक्टेड है? तो उनके पास आंखें तो नहीं देख लेंगे वो, कैसे पता चलेगा? कुछ केमिकल चेंज होना चाहिए। तो सेल्स में जो चेंज होता है वो सरफेस पे चेंज होता है, तो जो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं उनमें चेंज होता है। तो सरफेस रिसेप्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल है एमएससी, ठीक। So these fragments are generated inside the cell following antigen digestion। यानी कि जो सेल इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन है, वो क्या करती है? उसको प्रोसेस करती है। So these fragments are generated inside the cell following antigen digestion। एंटीजन को डाइजेस्ट करती है and the complex of the antigenic peptide plus MSC molecule then appears on the cell surface of the infected cell। ठीक है ना? Now MSC molecule thus act as a cell surface vessel for holding and displaying fragments of the antigen so that approaching T cell can engage with the molecular complex via their T cell receptors। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। यस सर। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा, चलिए जिनको थोड़ा सा आइडिया है, पुराना पढ़ के आए हैं, या चीजों को कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा इजी होगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको कई सारी पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस है, ठीक है। हम बार बार नई नई चीजों की कोशिश कर रहे हैं, आपको बार बार बताएं अपनी तरह समझ में आए, बट फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो आप इसको बार बार पढ़िएगा घर जाकर, कुछ चीजें क्लियर होगी, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। So there are two major classes of MSC molecules, MSC class 1 and MSC class 2। जैसे बताया था class 1 MSC है, class 2 MSC। class 1 आप सुनते जाइए, कुछ ना कुछ तो आपके मेमोरी में आएगा, जो आ जा रहा है उसको आप ग्रास्प करते जाइए, जो नहीं आ रहा उसको फिर बात में छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है कैप्चर करने की, सबका अलग अलग रिस्पॉन्स होगा। जैसे अलग अलग सेल का रिस्पॉन्स होता है एंटीजन के अगेंस्ट, जैसे जो हम आपसे बात कर रहे हैं उसका भी अलग अलग रिस्पॉन्स होगा, है ना। सबके रिसेप्टर्स इतना एक्टिवेट नहीं है कि जितना जो भी लाइगेंड है वो कैच करेंगे, कुछ कैच करता है कुछ छोड़ देंगे, तो जितना कैचअप हो जा रहा है उसको अलग रखिए, राइट। सो वी हैव two classes of MSC molecules, class 1 MSC and class 2 MSC। class 1 MSC are displayed on the surface of every nucleated cell। बॉडी की कोई भी सेल अगर वो न्यूक्लिएटेड है तो उसके पास क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल होगा, फाइन। यानी कि बॉडी की कोई भी सेल एंटीजन को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट कर सकती है कि हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं, आके क्लियर करो, ठीक। तो ये तो बात हो गई क्लास 1 MSC की। अब दूसरा है क्लास 2 MSC। क्लास 2 MSCs आर डिस्प्लेड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उन सेल्स को ही कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और इसमें 3 सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज डेंड्राइटिक सेल, नंबर 2 मैक्रोफेजेस, the third one is B cell। These 3 cells are called professional antigen presenting cells।
and dendritic cell is the most potent cell. Dendritic cell is the most potent antigen presenting cell. इसके अलावा कुछ और सेल्स भी होती हैं, उन्हें नॉन प्रोपेगेटिंग सेल्स कहा जाता है. हमारे पास एक टेबल है, just this one is called antigen presenting cells. Professional देखिए dendritic cells, macrophages and B cells. Non-professional fibroblast, glial cell, pancreatic cells, है ना, thymic epithelial cells, thyroid epithelial cells and vascular endothelial cells. ये सब आपने कैसे हैं? ठीक. अब हम इसके फटाफट के स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं कि एमएससी का स्ट्रक्चर कैसा होता है. जब एमएससी, जैसे आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, एंटीबॉडी का आपका स्ट्रक्चर आता है वाई शेप स्ट्रक्चर होता है. दो लाइट चेन्स होती है छोटी और दो हैवी चेन्स होती है बड़ी, जो आपका सी आपका वाई शेप होता है ना. एग्जैक्टली. तो जब आप एमएससी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देखिए कोई भी आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सबका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली से मैच करता है. वो कोई भी मॉलिक्यूल आपका इम्यूनोलॉजी में कोई भी मॉलिक्यूल. तो जब एमएससी का आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो देखिए एमएससी 1, अगर क्लास 1 की बात करें तो क्लास 1 में देखिए आपके दो चेन्स हैं, इनफैक्ट एक ही चेन है, इसका नाम है अल्फा चेन. अब इस अल्फा चेन में 3 डोमेन्स हैं. देखिए अल्फा 3, अल्फा 2 एंड अल्फा 1. दीज आर द 3 डोमेन्स. और इसके साथ एक और छोटा सा मॉलिक्यूल जो कहते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन या बीटा माइक्रोग्लोबुलिन. ठीक. और जो अल्फा चेन होती है इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन भी होता है जो मेम्ब्रेन को स्पैन करता है. ये आप देख पा रहे हैं, ये एक सेल है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द, ये आपका मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कैसा होता है मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर? फ्लूइड मोजाइक मॉडल. ठीक है. इसमें आपके 2 लेयर्स होती हैं. क्या बोलते हैं इसको? लिपिड लिपिड. these are the lipid layers. ठीक है. दिस इज सेल मेम्ब्रेन और ये आपका एक ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है और ये आपका साइटोप्लाज्मिक है. साइटोप्लाज्मिक टिप, ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन और फिर इसके 3 डोमेन्स बनते हैं. जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया, these are the 3 डोमेन्स. ठीक है. आपका जो फंक्शनल होते हैं वो डोमेन्स के फॉर्म में फंक्शन होता है. आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग तरह के डोमेन्स हैं. जैसे आपने जब पढ़ा होगा हैवी चेन, तो हैवी चेन के 2 पार्ट होते हैं. एक एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होता है और दूसरा होता है कौन सा? एफसी रीजन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. तो कांस्टेंट में आपने पढ़ा होगा CH1, CS2, CS3. ये क्या है? 3 अलग अलग डोमेन्स हैं. हम बनाने के लिए ऐसे बना लेते हैं बट वो ऐसे नहीं बनता, वो ऐसे करके डोमेन्स बनते हैं हमेशा, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो. ये सब आपके डोमेन्स हैं. ठीक है. इसके 3 डोमेन्स हैं, एक ही चेन अल्फा और ये आपका पार्ट है. और जब सेकंड मॉलिक्यूल की बात करेंगे क्लास 2, इसमें आपके 2 चेन्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा. ठीक है. अल्फा में 2 डोमेन्स, अल्फा और अल्फा 2. बीटा में आपके 2 डोमेन्स, बीटा 1 एंड बीटा 2. क्लास हमारा लेट शुरू हुआ और लेट ही खत्म होगा, है ना. सर हमारी ट्रेन है 5:30 बजे. तो आप जा सकते हैं. फिर क्या करें, आप सिग्नेचर कर दिया आपने? अगर जिसका ट्रेन है या सच कोई डिफिकल्टी है तो फिर यू कैन गेट. ठीक है. ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं. ठीक है. इसमें आपका दिखाया गया है. बेटा इधर देखो, बात दिखाओ. आपके अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, आपके थोड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है डिटेल. इन्हीं कंपोनेंट्स का जो आप अलग अलग आप डोमेन देख पा रहे हो, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है, इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं. फाइन. ये आपके पेप्टाइड बाइंडिंग बाय क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल. ये कैसे कैसे पेप्टाइड को ये बाइंड करते हैं. जैसे क्लास 1 में देखिए तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आप देख पा रहे हैं ना. अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. जो अल्फा 1 अल्फा 2 होता है वहां पे पेप्टाइड बाइंड करता है. ठीक. क्लास 2 में अल्फा 1 वहां पे 2 चेन है. यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा एंड बीटा. अल्फा में अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा में बीटा 1 बीटा 2. तो जो एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होगा वो अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में. ठीक है. तो ये भी आपके स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा. द जनरल साइज ऑफ बॉन्ड पेप्टाइड्स 8 to 10 अमीनो एसिड्स है क्लास 1 में और 13 to 18 अमीनो एसिड्स है इसका क्लास 2 में. ठीक है. नीचे आप एक डायग्राम देख पा रहे हो, एक सेल है. देखिए इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. ये आप देख पा रहे हो, दिस इज क्लास 1. या आपका अल्फा चेन है या आपका बीटा है. देखिए इस तरह से दिया हुआ है. ठीक. सेल सरफेस पे इस तरह से अरेंज करते हैं. राइट. ये है आपके क्लास 2. देखिए इसमें 2 चेन है, अल्फा अल्फा. देखिए अलग अलग है. आई अल्फा ये सबके नॉमेनक्लेचर है, अलग अलग चेन होती है. राइट. फिर अब हम आते हैं, थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात की कि एंटीजन प्रोसेसिंग होती है.
MSC मॉलिक्यूल्स प्रोसेस एंटीजन को अपने सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं टू इनवाइट अदर इम्यून सेल्स टू क्लियर द इन्फेक्टेड सेल। जनरली टी सेल्स को इन्वाइट करते हैं, ठीक, चाहे टी हेल्पर सेल हो या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल हो। तो हमने आपसे कहा कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, उससे पहले हमने आपसे कहा एंटीजन को प्रोसेस करते हैं, कि प्रोसेस कैसे करते हैं एंटीजन को। तो एंटीजन प्रोसेसिंग के दो पाथवे होता है, एक होता है एंडोजीनस पाथवे और दूसरा होता है एक्सोजीनस पाथवे। ठीक, एंडोजीनस पाथवे अप्लाई होता है उन केसेस में जिसमें सेल इन्फेक्ट होती है, सपोज कोई वायरस से इन्फेक्टेड है सेल, यानी कि एंटीजन इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। वायरस क्या करता है, अपना जो प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड पार्ट होता है उसको सेल के अंदर पहुंचा देता है, प्रोटीन पार्ट बाहर रह जाता है वायरस का। ठीक, तो वायरस अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो उसमें हमेशा एंडोजीनस पाथवे क्रिएट होगा। एंडोजीनस पाथवे में क्या होता है, सपोज दिस इज अ प्रोटीन, आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर की मैं आपको प्रोटीन दिखा, दिस इज अ प्रोटीन। इस प्रोटीन को यूबिक्विटिन कंजुगेट कर दिया। यूबिक्विटिन इज अ मॉलिक्यूल, यूबिक्विटिन वो मॉलिक्यूल है वो उस प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है जिस प्रोटीन का कोई काम नहीं है, फालतू की प्रोटीन, उसको हमें डिग्रेड करना है। सेल को कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोटीन काम की है, कौन सी प्रोटीन बेकार है? जब आप प्रोटीन पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रोटीन का एक टर्नओवर नंबर होता है ना, लगातार प्रोटीन सिंथेसाइज होते रहते हैं, फिर जिसका फंक्शन ओवर हो जाता है या जो मिसमैच मिसरेगुलेट होती है उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो जो डिग्रेडेशन का पाथवे है ये गुजरता है यूबिक्विटिन से। यूबिक्विटिन टैगिंग हो जाती है प्रोटीन से। यूबिक्विटिन टैग होने का मतलब है कि उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है। फिर ये जाता है प्रोटीज प्रोटीसोम या पर सिलेंडर स्ट्रक्चर, जैसे इस प्रोटीन को इसके अंदर डाला जाता है ये प्रोटीन को क्लिक कर देता है। इसके पास एंजाइमेटिक एबिलिटी होती है और उस प्रोटीन को वो चॉप कर देता है। देखिए लास्ट में देखिए आपके दो फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से इंटैक्ट प्रोटीन गई, क्या यूबिक्विटिन से इसकी कोटिंग हुई और देखिए आपको चॉप हो गई। इन्हीं फ्रेगमेंट्स को जो MSC मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। ये आपकी क्रॉसिंग हो गई, तो पहले वाला आपका एंडोजेनस पाथवे है, सेकंड वाला आप देख रहे हैं दिस इज एक्सोजेनस पाथवे। एक्सोजेनस पाथवे मान लीजिए कोई एंटीजन बाहर है सेल में, तो कैसे होगा, उस एंटीजन को इंटरनलाइज किया जाता है सेल के अंदर। इंटरनलाइजेशन के दो प्रोसेस हैं, फाइब्रोसाइटोसिस, एक होती है पिनोसाइटोसिस या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। एक होती है आपका जैसे इसमें स्यूडोपोडिया से स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने स्यूडोपोडिया देखा होगा अमीबा के केस में, स्यूडोपोडिया कोई मॉलिक्यूल आया और वो ऐसे करके उसको उसने अंदर ले लिया, तो यानी कि जो आपका जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से बन गई, उसको सिंटरलाइज बोलते हैं फाइब्रोसाइटोसिस। यस सर। ठीक है ना। दूसरे होते रिसेप्टर मीडिएटेड, यानी कोई रिसेप्टर है जो उस मॉलिक्यूल को बाइंड कर दे रहा है और जैसे ही बाइंड हो रिसेप्टर को डिवाइड कर देगा अलोंग द अब उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, उसको लाइसोसोम से अटैच कर दिया जाता है। लाइसोसोम हम जानते हैं सुसाइडल मैक्स होते हैं, ढेर सारे एंजाइम होते हैं। ठीक, जैसे एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा वो आपका क्लीन हो जाएगा, छोटा छोटा पार्ट में टुकड़े टुकड़े उसको जाएंगे, फिर इसको आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको भेजती हैं MSC के पास और MSC उसको अपने उनका जो ग्रुप होता है, जैसे MSC क्लास 1 में हमने बताया आपका जो अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच ग्रुप होता है माइंड में। ठीक, MSC क्लास 2 में आपका अल्फा 1 बीटा 1 के बीच होता है, उस ग्रुप पे उस एंटीजन को फिट कर दिया जाता है और इसके बाद MSC क्लास 1 उस एंटीजन को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करती है। जब सरफेस पे प्रेजेंट कर देती है तब जाकर के जो टी सेल्स होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब उसकी आइडेंटिफाई होती है। फाइन, ये आपका एंडोजेनस पाथवे और एक्सोजेनस पाथवे दोनों का कंपैरिजन है, इसको आप देख लीजिएगा सेम। फाइन, नाउ कम टू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसके बारे में आपसे बात कर चुके हैं कि आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स that mediate the cellular immune response by processing and presenting antigens for recognition by certain lymphocytes such as T cells. Fine? तो इनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग, ना उसका नाम ही है, नाम अपने आप में इंडिकेट कर रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। वैसे तो हर एक सेल एंटीजन प्रेजेंट कर सकती है, बट हमारे पास 3 क्लासिकल सेल्स हैं या जिनको हम कहते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नाम याद रखिएगा, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज एंड बी सेल्स। बी सेल या बी लिम्फोसाइट की एक ही बात है। ठीक है, दीज आर एंटीजन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट फॉर्म में, which one of the following is a antigen presenting cell? तो 4 ऑप्शन होंगे, अगर इन 3 में से कोई एक है तभी आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ठीक, ये तीनों सेल्स MSC क्लास 2
को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक, बाकी जितनी भी सेल होंगी, जो न्यूक्लियोटाइड सेल होंगी, वो MSC क्लास 1 एक्सप्रेस करती हैं। हमने आपसे कहा बाकी जितनी सेल्स हैं वो सब MSC क्लास 1 एक्सप्रेस करती हैं, और ये 3 सेल्स MSC क्लास 2 एक्सप्रेस करती हैं। तो अब ये बताओ, ये तीनों सेल्स MSC क्लास 1 एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे? और कोई बताओ, तो रिस्पॉन्स अच्छा, बाकी लोग बताओ। करेंगे। हमने कहा MSC क्लास 1 इज एक्सप्रेस्ड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी कि एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स कैन एक्सप्रेस MSC क्लास 1 एज वेल एज MSC क्लास 2। फाइन, यही डिफरेंस है। बाकी आप देख सकते हैं टेबल में, दे आर स्पेशली डिफाइंड एंटीजन्स एंड बाय फागोसाइटोसिस। अब आते हैं बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। तो बी सेल्स क्या होती हैं? तो बी सेल्स आप सब जानते हैं, लिम्फोसाइट्स का एक पार्ट है। लिम्फोसाइट्स क्या होती है? WBCs होती हैं, है ना? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स क्या होती हैं? ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, दिस आर कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। तो इनके आपके प्रोजेनाइटर्स होते हैं, बोन मैरो में इनकी सिंथेसिस होती है, ठीक है ना? सब वही है। बी लिम्फोसाइट्स आर ट्रैप्ड इट्स लेटरल रेगुलेशन फ्रॉम इट्स साइट ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है? उनकी जो साइट ऑफ मैच्योरेशन है वो क्या है? बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है? तो जो आपके बी लिम्फोसाइट्स, इसका नाम है बी लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में होती है, इसलिए उनका नाम पड़ा टी लिम्फोसाइट्स, बेसिकली इट्स लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना? कुछ जैसे बर्ड के केस में बर्ड्स ऑफ फैब्रिसियस एक अलग पॉइंट है, यहाँ पे मैच्योर है ना? एंड मैच्योर बी सेल्स आर डेफिनेटली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर lymphocytes and all other cells by their synthesis and display a B cell receptor। ये एक B cell receptor डिस्प्ले करता है। फाइन, B cell receptor क्या है बता चुके हैं, इट्स अ membrane bound antibody। फाइन, B lymphocytes can also remove their epithelium। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं T lymphocytes के ऊपर। तो T lymphocytes की जो ओरिजिन होती है वो तो बोन मैरो में होती है, बट ये बोन मैरो से माइग्रेट कर जाती है थाइमस में फॉर मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, इसलिए इनको टी कहा जाता है, टी फॉर थाइमस, ठीक है? इनिशियली इनको थाइमोसाइट्स कहा जाता है जब अनडिफरेंशिएटेड होती है। जैसे जैसे डिफरेंशिएट बढ़ता जाता है तब इनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, और वहीं पे बॉडी के जितने मॉलिक्यूल हैं सब इनको प्रेजेंट किया जाता है, आप आइडेंटिफाई करोगे। दिस इज सेल्फ प्रेजेंटेशन। ये प्रोसेस आपके वहीं थाइमस में लिम्फ नोड्स में प्रोसेस, ठीक है? और इनके ऊपर जो आपका रिसेप्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? टी सेल रिसेप्टर। अगर टी सेल रिसेप्टर है तो टी सेल रिसेप्टर, कैसे आप टी सेल के ऊपर दैट इज कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर क्लोज कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे बी सेल रिसेप्टर इज इजी, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी मान लीजिए आपने उसको स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। टी सेल रिसेप्टर थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसमें कुछ और मॉलिक्यूल स्टोर होता है, वो मुझे आपसे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। टी लिम्फोसाइट्स तीन ग्रुप में डिवाइड होती है, टी हेल्पर सेल्स, साइटोसिक सेल्स एंड टी रेगुलेटरी सेल्स। हम आपको सब बता चुके हैं, ठीक? इनका नॉमेनक्लेचर किस बेसिस पे किया गया है? इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, कुछ अदर को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होते हैं। जैसे टी सेल के ऊपर अगर CD4+ एक्सप्रेस हो रहा है देन इट इज कॉल्ड हेल्पर टी सेल। अगर इसके ऊपर CD8+ एक्सप्रेस हो रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक टी सेल। CD क्या होता है? CD स्टैंड फॉर क्लस्टर डिफरेंशिएशन। CD stand for cluster differentiation। They are cell surface markers। Simply जान लीजिए CD are cell surface marker proteins। बस इतना याद रखिए, CD are cell surface marker proteins। तो जिस सेल के ऊपर CD4 मिलेगा उसको हम बोल देंगे हेल्पर टी सेल। जिस सेल के ऊपर हमें CD8 मिलेगा, हमने कहा ना सेल सरफेस मार्कर प्रोटीन्स, इन्हीं के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर किया गया है। तो जिसमें CD4 मिला उसको हमने कह दिया हेल्पर सेल है, जिसमें हमें CD8 मिला उसको हमने कह दिया साइटोटॉक्सिक टी सेल है, और एक होता है रेगुलेटरी टी सेल, उसमें दोनों मिलता है, ठीक है ना? डायरेक्ट CD टी सेल्स स्प्राउट सरफेस प्रोटीन, ठीक है? बाकी आप डिटेल में देख लीजिएगा। क्लास 1 क्लास 2 टी सेल्स डिस्प्लेइंग। अब देखिए एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, जो टी सेल, ठीक, जैसे आपने बात की टी सेल CD4+, अगर वो CD यानी टी हेल्पर सेल है तो वो क्या करेगी? किससे इंटरेक्ट करेगी? वो MSC क्लास 2 से इंटरेक्ट करेगी। अगर CD8+ है तो इंटरेक्ट करेगी MSC क्लास 1 से। ये याद रखिएगा। CD4+ है यानी कि टी हेल्पर सेल है
वो इंटरैक्ट करेगी हमेशा MSC क्लास 2 से, यानी वो सेल्स जिनके पास MSC क्लास 2 है, और वो सेल्स बहुत लिमिटेड है। कौन कौन सी हैं बोलो? डेंड्राइटिक सेल, कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, मैक्रोफेज, बी सेल्स, ठीक है, यानी कि इन सेल से इंटरेक्शन होगा हेल्पर टी सेल का, ठीक है ना, और जो बाकी सेल्स होंगी उनका इंटरेक्शन होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल का। बात समझ में आई? बाकी सब वैसे ही है, बाकी आप डायग्राम देख सकते हैं। टी हेल्पर सेल, ठीक, टी हेल्पर सेल देखिए, टी हेल्पर सेल में आप देख पा रहे हो एक टी सेल है, ठीक, एक आप देख पा रहे हो MSC, ठीक, और देखिए एक देख पा रहे हैं आपका कोस्टिमुलेटिंग मॉलिक्यूल, ठीक, ये है आपका CD4+, दिस इज CD2+, तो मार्कर देख पा रहे हैं अलग अलग, दिस स्टैंड्स फॉर CD4 एंड दिस स्टैंड्स फॉर CD2, ठीक है। अब आगे आपके बी सेल बने हुए आप देख पा रहे होंगे, ये आपके कुछ कॉमन मार्कर्स हैं जिनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जैसे CD2, CD3, बहुत सारा नॉमेनक्लेचर है इसमें, CD80, CD86 तक आइडेंटिफाई किया है, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, हमने कुछ लिस्ट आपके लिए इंक्लूड की है, आपके शॉर्ट फॉर्म में या जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, उसमें कौन सा मार्कर होता है तो आप उसमें से लिख कर आ सकते हैं। सर ये नेचुरल किलर सेल है, कहीं कहीं टी सेल्स के साथ रखा गया होता है। नेचुरल किलर सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, पहली बात याद रखिए, इट इज अ टाइप ऑफ, जब लिम्फोसाइट है तो टी लिम्फोसाइट भी होती है, बी लिम्फोसाइट वो भी लिम्फोसाइट है, उसके कुछ फंक्शंस अलग है, उसका जो सेल सरफेस मार्कर्स कुछ अलग है, इस वजह से वो नेचुरल किलर सेल कहा गया है। आपको क्या पूछना चाहिए पूछो? नहीं मतलब जब पढ़ते हैं तो कभी कभी उसको सेपरेट रखा जाता है कुछ कुछ बुक्स में, और कभी कभी उसको टी लिम्फोसाइट्स के अंडर में रखते हैं एज अ टाइप ऑफ नेचुरल किलर सेल एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इन जनरल जब हमने कहा कि इनेट इम्यूनिटी में कुछ सेलुलर बैरियर्स होते हैं, तो उसमें एक एंटी सेल भी होता है, उसमें एक एक्चुअली होता है, कहना है कि हमने अपनी स्टडी के लिए अलग अलग डिवाइड करके रखा है कि ये सेल मेडिएटेड है, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड है, इसमें जब तक यहाँ होगा तब तक हमारा आपका इनेट इम्यूनिटी का बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बॉडी में सारी चीजें एक साथ होती हैं। इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्ट इन अ साइनर्जिस्टिक वे, दे एक्ट इन अ कोऑपरेटिव वे, ऐसा नहीं कि बाउंड्री नहीं कोई खींची है कि इसके बाद ये एक्टिवेट होगा। इवन टी हेल्पर सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बी सेल एक्टिवेशन। बी सेल एक्टिवेशन क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, नॉट पार्ट ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी। तो हमने अपनी स्टडी के लिए डिवाइड करके रखा है, कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा अलग 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 होता है राइटर्स के हिसाब से, कि जो जिसको जैसे समझ में आया स्टोरी उसने वैसे उसको ब्रांच किया है, जैसे आपको समझने में इजी। जब आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बन जाती है, ठीक, तो आप कैरेक्टर्स को आगे पीछे इधर एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए पूरी पिक्चर जाना, पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इनेट इम्यूनिटी कैसे काम करती है, एक्वायर्ड कैसे काम करती है, एडॉप्टिव कैसे काम करती है, सेल मोरल कैसे काम करती है, कैसे एक दूसरे से लिंक है सारी ये। मैक्रोफेज एक ऐसी सेल जो सब काम करती है, चाहे वो इनेट हो चाहे वो, ठीक है, लेट हो रहा है। अच्छा चलो मैं फटाफट कर देता हूँ। सब वेट कर रहे हैं, बेटा सब वेट कर रहे हैं। आज बेटा लास्ट क्लास में हमें क्लास नहीं मिलेगा। सर आप या तो भेज दीजिएगा, हम लोग आपसे फोन पे डिस्कस कर चलो लेंगे। 5 मिनट छोड़ देते, 5 मिनट्स हम आज क्लास तक पहुंच तो जाएं। दिस इज योर टी सेल, ठीक है, टी सेल हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, फाइन। दिस इज योर टी सेल रिसेप्टर, नाउ यू कैन सी दिस इज अ टी सेल रिसेप्टर, दिस सेल रिसेप्टर सेंट्रल वाई शेप, दिस इज टी सेल रिसेप्टर। आप देख पा रहे हो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, देखो हम ब्लैकबोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसको ड्रॉ करने में 15 मिनट चला जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें आपका, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ TCR, दिस इज टी सेल रिसेप्टर। बाकी इसके एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं जो सिग्नल ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए, एक्टिवेशन के लिए, ठीक। टी सेल रिसेप्टर इज ऑलवेज मच। अब देखिए आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका इसमें वाई वाला स्ट्रक्चर है, दो डोमेन दिखाई दे रहा है, वन डोमेन ये अल्फा की नीचे, बिल्कुल सिंपल है। बट चूंकि इसका जो साइटोप्लाज्मिक जेल है वो शॉर्ट है, ये सिग्नल ट्रांजैक्शन शुरू नहीं कर सकता, इसके लिए हमें एक जीटा चाहिए, इसको जीटा कहा जाता है, ये इज अ होमोडाइमर ऑफ जीटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट इज कॉल्ड
इसका फुल फॉर्म है दिस इज टायरोसिन एक्टिवेटेड, टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेटेड मोटिफ्स। आई हमें याद नहीं आ रहा है कुछ नाम है, इम्यूनो रिसेप्टर शायद कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। इतना याद कर लीजिए, इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेटेड मोटिफ्स। ठीक है, यहीं से एक्टिविटी शुरू होती है। जो सिमिलर ट्रांसडक्शन की मैकेनिज्म है वो यहीं से स्टार्ट होता है जब कोई एंटीजन आके बाइंड करता है इसमें। नाउ टी सेल एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन कि टी सेल कैसे एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो आप डायग्राम देख पा रहे कि कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, आप जो येलो कलर के आप देख पा रहे हैं दिस इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक, ऊपर देखिए CD4+ टी सेल है, नीचे देखिए CD8+ टी सेल है, दोनों से अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, लेकिन कुछ आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे, ये दिस इज MSC क्लास 2, दिस इज MSC क्लास 1। अगर MSC क्लास 1 है तो आपका नायक CD8 सेल है, इससे बाइंड करेंगे, इस केस को रिकॉग्नाइज करेगा, इसके पास रिसेप्टर है। अगर MSC क्लास 2 प्रेजेंट हो रहा है तो आपका CD4+ सेल है, हेल्पर सेल आएगी, इसके पास रिसेप्टर इसको आइडेंटिफाई करेगा। इसके अलावा कुछ को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से के लिए जरूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और सारे मार्कर्स एक बार यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इसका पाथवे स्टार्ट करता है। दिस इज योर, ठीक है, ये देखिए ये आपका डिटेल डायग्राम है जो सेल सरफेस मार्कर्स हैं। ठीक है, दिस इज योर बाउंड्री ऑफ टी सेल, देखिए TCR-CD3 कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एंटीजन मार्कर्स हैं। ठीक है, दिस इज योर एंटीजन TCR सिग्नलिंग है, एंड दिस इज योर। अब आते हैं बी सेल एक्टिवेशन के ऊपर, दिस इज योर बी सेल एक्टिवेशन कि बी सेल कैसे एक्टिवेट होती है। तो जैसे आपका टी सेल होता है ऑलमोस्ट वही प्रोसेस होती है बी सेल एक्टिवेशन की। इसमें भी कुछ आपको मॉलिक्यूल्स आएंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थाइमस डिपेंडेंट एंड थाइमस। इसमें आपको दो तरह के एंटीजन मिलेंगे। थाइमस, हमने आपसे क्या कहा, टी हेल्पर सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये बी सेल के एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन में रोल है। यानी कि जो बी सेल का जो एक्टिवेशन होगा इट शुड बी आइदर हेल्पर टी सेल डिपेंडेंट और हेल्पर टी सेल इंडिपेंडेंट। दो तरह से एक्टिवेशन होगा इसमें। देखिए आपको दिखा रहा हूं, TD मींस थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस। ठीक, थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस, एंड TI मींस थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजेंस। ठीक है, इनका अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। एंड देन मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो मेजरमेंट के लिए कई सारे हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे हमारे पास ELISA है, ठीक है, हमारे पास रेडियो इम्यूनोमेट्री है, तो कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, टाइटर को मेजर कर सकते हैं एंटीबॉडी के, राइट। एंड देन रूल एंड रेगुलेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसेफ्टी। तो द टर्म बायोसेफ्टी refers to the use of specific practices, safety equipment and specially designed buildings ensure that workers, the community and the environment are protected from accidental exposure or unintentional release of infectious agents, toxins and other biological hazards. तो इसको आप पढ़ लीजिए, कैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, बस लास्ट डिस्कस करेंगे आपसे। वर्ड बाय प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, प्रॉपर्टी सब जानते हैं, किसी का कोई प्लॉट है, घर है, गाड़ी है, अदर प्रॉपर्टीज। ठीक, ऐसे ही किसी रिसर्चर ने बड़ी मेहनत की एक पेपर लिखा या कुछ उससे नया बनाया, नया सिंथेसाइज करके, ठीक है, तो वो जो नया चीज बनाता है, जो आविष्कार करता है इसको, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उस पर उसका राइट होता है, किसी को दे सकता है, नहीं दे सकता है। ठीक, जैसे आप पेपर्स डाउनलोड करते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सेस नहीं है आपको। जिसने वो पेपर लिखा उसके पास राइट है एक्सेस दे, वो चार्ज कर सकता है आपसे, भाई इतना डॉलर दो, तो दिस इज सिंपल कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे किसी बुक को आप जेरॉक्स निकाल सकते हो, जैसे कोई मूवी आता है थिएटर में, तो आप उसको सीडी मिल जाती है मार्केट में, लाके देख लेते हैं, दैट इज वो आपका परमिसिबल नहीं है, वो कर लेते हैं चोरी छुपे, बट दैट इज प्रोटेक्टेड। तो इसी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उसमें आपके रिसर्च पेपर्स, बुक्स, ठीक है, कोई आपका पेटेंट है, कोई आपका आविष्कार है, ये सारे आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। और इसके लिए लॉज बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं, और लॉज और रेगुलेशंस के थ्रू ही आप इसे परचेज कर सकते हो या आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। कुछ भी हटा के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना फोटो शेयर करते हैं, तो कोई आपका फोटो नहीं ले सकता, उसको आपकी परमिशन चाहिए।
ये रूल ऐसे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल आप देख लीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू। अच्छा, आप लोग मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हाँ जी सर। हो गया? सर बताइए। फोन नंबर मेरे को सेंड कर देना, ठीक है? हाँ हाँ सर बताइए। अरे रुक जाओ।